अब हमारा टॉपिक जो है नेक्स्ट, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब अगेन मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत पता है, लेकिन फिर भी इसको मैं हल्का सा आपको बता ही देता हूँ। बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? ये वो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन, इट इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। बेसिकली जुडिशियल रिव्यू applied by judiciary to examine the constitutional validity of constitutional amendment bills. That is the statement. Doctrine of judicial review applied by the judiciary to examine the constitutional validity of constitutional amendment bill. What does that mean? एक सिंपल सी चीज, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बिल जो सरकार लेके आती है, हमारी कंट्री में एक बाइबल एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने तो अपने आर्टिकल 1, 2, 3, 95 में अपना एक बेसिक आइडिया दे दिया। अब उसके बाद में कंट्री में एक इंस्टीट्यूशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोला कि यार आज के बाद में तो तुम्हें हज़ारों लाखों बिल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, लॉज लाने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान लो अभी लॉ आ गया ट्रिपल तलाक का, जैसे लॉ आ जाता है साइबर को लेके ना, साइबर वर्ल्ड को लेके लॉ आ जाता है, ड्राइविंग को लेके लॉ आ जाता है, टैक्सेशन को लेके लॉ आ जाता है। इस तरह से अब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है आपका, इस तरह से कितने सारे लॉज हैं। तो वो लॉज जो फ्यूचर में आएंगे वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा पार्लियामेंट, सिंपल। अब जब ये पार्लियामेंट बनाएगा तो वो लॉ कैसे बनने चाहिए? कहते हैं हम आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बोला कि हम आपको एक लार्जर डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट क्रिएट करके दे रहे हैं, गाइडिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट करके दे रहे हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है? लॉ बनाया। कैसा लॉ बनाना है? विच इज एज पर दिस कॉन्स्टिट्यूशन। आपने लॉ बना दिया। अब पार्लियामेंट तो ऐसा कर सकता है कि बोले ये हमने लॉ बनाया है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है और कंट्री में इंप्लीमेंट कर दे। नाउ वी हैव ए डिफरेंट बॉडी कॉल्ड जुडिशरी, द थर्ड बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी, जो क्या कर रही है? ये जो लॉ बना रहा है पार्लियामेंट, ये लॉ जुडिशरी के पास जा रहा है। आप लेके जा सकते हो, अदरवाइज कोर्ट्स में ये चैलेंज होता है लॉ। ये जुडिशरी चेक करती है कि ये पर्टिकुलर जो लॉ है ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है। अगर तो वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है फिर तो जुडिशरी बोलती है गो अहेड, लॉ वो जो है इंडिया में इंप्लीमेंट हो जाता है। अगर जुडिशरी को लगता है कि ये लॉ जो बनाया, तो लॉ कहाँ गया? जुडिशरी के पास। जुडिशरी को लगा कि ना ये लॉ तो सही नहीं है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो ये लॉ क्या कर देते हैं? नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। बट इसमें ना एक कैच है, वो हल्का सा समझो। ये हमारे पास एक ओवर आर्चिंग आइडिया हो गया जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, अब क्या हुआ? हमारे पास दो इंस्टीट्यूट्स हो गए, पार्लियामेंट और जुडिशरी। पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, जुडिशरी के पास गया, जुडिशरी ने चेक किया इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, अगर है तो लॉ पास हो गया। मतलब लॉ तो खैर एनी केस पास होकर इनके पास आया। ठीक है, बेसिकली ये भी एक कैच है, मैंने थोड़े गलत वर्ड यूज़ कर लिए, आई एम सॉरी। पार्लियामेंट लॉ पास करता है, उसके बाद ही वो जुडिशरी के पास जा सकता है। हमारी कंट्री में जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल प्रीव्यू नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी लॉ आया भी नहीं और जुडिशरी बीच में आ जाए कि जो मेरे को दिखाओ ये कल को तुम्हारा लॉ ठीक भी रहेगा कि नहीं। ऐसा भी नहीं है कि पार्लियामेंट ने अभी कोई लॉ पास भी नहीं किया, डेलिब्रेशन चल रही है और आप जाके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ कि जी ये देखो कितना खराब लॉ लेके आ रहे हैं। ठीक है, आप समझे? तो है क्या, पहले लॉ पास होगा फिर वो जुडिशरी में चला जाएगा। जुडिशरी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखेगी, इन ऑल लाइकलीहुड वो वैलिड होगा और वो लॉ पास हो जाएगा। बट इन केस अगर इसको लगता है कि ना कॉन्स्टिट्यूशनल ये लॉ वैलिड नहीं है, तो फिर क्या होगा? ये लॉ नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। अब इसमें कैच पता क्या है? मान लो पार्लियामेंट एक काम करे, पार्लियामेंट एक लॉ लेके आए जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वैलिड नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दे, क्योंकि ये भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है आर्टिकल 368 में कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। ठीक, अगर अब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दे और बिल लेके आए और बोले कि देखो अब तो मेरा बिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही है, क्योंकि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि यार पार्लियामेंट का जो भी लॉ आएगा
वो बस भैया कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होगा, उसको पास करना जुडिशरी के लिए कंपलसरी है। अब हो गया इशू क्लियर क्रिएट। तो बेसिकली क्या है, इन चक्रों को ही सॉल्व करने के लिए, ये वाला जो इशू है इसको सारे को रिजॉल्व करने के लिए जुडिशरी ने एक डॉक्ट्रिन निकाला जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। चलो अब उसको देखते हैं, सॉरी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, चलो उसको देखते हैं। तो होता क्या है हमारी कंट्री में, लाइक आई सेड, ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं, ऑर्डिनरी लॉज जो आते हैं, ऑर्डिनरी लॉज जो आते हैं वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन होने चाहिए। और एक दूसरे टाइप के हमारे स्कोप में, अभी के डिस्कशन के स्कोप की बात कर रहा हूँ, एक दूसरे टाइप के भी लॉज आते हैं जिनको हम बोलते हैं अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में ही संशोधन किया। ये जो होता है ना, ये सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या, वैसे तो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। अब आर्टिकल लिख दिया मैंने कोई भी, लेकिन उसके पीछे कितनी बड़ी फिलॉसफी है, उसके पीछे एक फीलिंग है। तो इसी चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए अब हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या फिलॉसफी है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना, उसकी फिलॉसफी ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंडमेंट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट जस्ट rewrite the constitution. Amendment shouldn't go to the extent that it becomes difficult to find out the original constitution. अब कॉन्स्टिट्यूशन को मैं अमेंड करने लगा, सारे के सारे आर्टिकल्स मैंने अमेंड कर दिए और बेसिक फिलॉसफी चेंज कर दी मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि ये जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। बट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पॉपुलर सॉवरेनिटी। ठीक है, जिसको हमने रूसो के टाइम पे किया था कि जनरल विल, जनरल जो विल है ना वो रिप्रेजेंट करता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आप जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हो, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन के जो पीछे का हिडन मीनिंग है, व्हाट इज रिटन बिटवीन द लाइंस, जो मेटाफिजिकल आइडिया है, मेटाफिजिकल आइडिया, वो नहीं आप अमेंड कर सकते। जैसे आप किसी पर्सन ए पर्सन बी को बोलता है मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, ठीक है, अब इसमें जो ना किताब में लिखा हुआ है जान दे दूंगा, लेकिन इससे पीछे का एक मेटाफिजिकल आइडिया क्या है, दैट पर्सन ए रियली लव्स पर्सन बी और हैज कंपल्सिव like obsessive disorder, whatever. The idea, you understand that there exists a hidden idea behind every line that is written in the constitution. ठीक, तो even ये क्या बोलते हैं कि कहते हैं कि यार अगर मान लो ऐसा भी हो जाए कि पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इवन अगर लोकसभा और राज्यसभा में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी भी कोई बोले कि यार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हैं, तो भी एक बुनियादी ढांचा, एक बेसिक स्ट्रक्चर तो होगा ना हमारे संविधान का जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी चीज़, आप ये सोचो कि हमारे पास आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 हमें देता है कि इंडिविजुअल को राइट टू लाइफ। अब आप सोचो कि एक चीज़ की जाए, बोले कि यार हम एक काम करते हैं, सारी लोकसभा और सारी राज्यसभा इस चीज़ पे एग्री करती है कि लोगों का राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ले लो। कल को कोई पुलिस वाला बिना कोई अरेस्ट वारंट दिखाए, बिना कोई सर्च वारंट दिखाए किसी के घर में घुसे और सबको मार दे, तो बोल दिया भैया कोई बात नहीं, आपका फंडामेंटल राइट नहीं है ये। तो ये तो फिर क्या ही कंट्री बनी, क्या ही कंट्री रह गई। सो फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स, बेसिक ये वाला आर्टिकल 21, ये तो आपके बुनियादी ढांचे का, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हुआ ना। तो आई होप डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को आप फॉलो कर रहे हो कि ये जो एक्ट है ना, ये जो दिस आइडिया कि देर आर सर्टेन फीचर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन नॉट बी अमेंडेड और री रिटन, देर आर, अदरवाइज पार्लियामेंट के पास बाइज्जत पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की, पर बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकते, बुनियादी ढांचे को नहीं चेंज कर सकते। सो द एक्ट ऑफ, मतलब आई वुड से कि बेसिक स्ट्रक्चर है ना जो, इट इज एन एक्ट ऑफ एक्सट्रीम जुडिशियल क्रिएटिविटी। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द रिटन प्रोविजंस, दे हैव, जुडिशरी हैज गॉन फॉर द लाइक यू नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोल, द इनविजिबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी चीज, इंदिरा गांधी ने सेकुलरिज्म वर्ड ऐड कर दिया आपके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में।
उससे पहले क्या सेकुलरिज्म इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं क्या? बिल्कुल था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यार वर्ड फेडरलिज्म फॉर एग्जांपल, एसआर बोमाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है यार फेडरलिज्म जो है पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमारी कंट्री में कुछ जिस तरह से इंडिया बना था उसमें हमें आर्टिकल 3 डालना पड़ गया कि आप 2 स्टेट्स का एरिया तोड़ सकते हो, जोड़ सकते हो, बहुत सारी फ्रीडम है जो सेंटर को दी हुई है। इसका लेकिन मतलब ये नहीं है कि हमारी कंट्री में कोई वो ही नहीं रहेगा, मतलब कोई स्टेट्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। देयर एग्जिस्ट एन ओवर आर्चिंग आइडिया कॉल्ड फेडरलिज्म जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हिडन है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में प्राइमरीली अगर हम देखें तो क्या किया जा रहा है, इसमें जो वो इनविजिबल चीज़ें हैं ना जो आप डिराइव करते हो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर। अब इसमें ना आप लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ोगे तो उसमें ना आपको आ जाएगा कि हम यहाँ तक कहाँ पहुँचे, या फिर आप जब फंडामेंटल राइट्स मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया आया कहाँ से। मैं आपको एक हल्का सा इसका एवोल्यूशन बता देता हूँ। एवोल्यूशन क्या है इसका, बेसिकली हमारी कंट्री में ना 2 प्रोविजंस है बहुत स्ट्रॉन्ग, एक है फंडामेंटल राइट्स और दूसरा है डीपीएसपीज। ठीक, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? वो राइट्स जो एक इंडिविजुअल को दिए हुए हैं, ये इंडिविजुअल राइट्स हैं। डीपीएसपी क्या है? कलेक्टिव राइट्स। ठीक, क्लियर। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अब ये हो रहा है कि जो फंडामेंटल राइट किसी इंडिविजुअल का प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्राइमरीली हम बोलते हैं सभी की है, लेकिन अगर किसी के फंडामेंटल राइट अब्रिज होंगे तो बंदा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, क्योंकि दिस थिंग दैट पर्सन्स फंडामेंटल राइट्स मस्ट बी इन्फोर्स्ड इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 32। और कलेक्टिव राइट, सारे समाज का भला करना, सबके राइट्स का ख्याल रखना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बाय एंड लार्ज ये हम बोलते हैं सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एग्जीक्यूटिव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब होता क्या था हमारी कंट्री में, आज भी होता है कि जब सरकार कलेक्टिव राइट्स को इम्प्लीमेंट करने लगती है लोगों के, तो किसी ना किसी के फंडामेंटल राइट अब्रिज कर जाते हैं। मान लो जैसे वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक फंडामेंटल राइट वाज एट वन पॉइंट राइट टू प्रॉपर्टी। अब आपने सरकार को ही बोल दिया कि आपने ना इक्विटेबल सिस्टम क्रिएट करना है इंडिया में, सब लोगों के पास में मिनिमम इनइक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब हमारी कंट्री में मिनिमम इनइक्वालिटी होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मनी ना हो। ऑन दी अदर हैंड आपने दे दिया राइट टू प्रॉपर्टी। अब एक बंदे के पास में मान लो 1000 एकड़ ज़मीन है और दूसरे बंदे के पास में मान लो 20, मतलब कुछ भी नहीं है, ज़मीन ही नहीं है, लैंडलेस है पहली चीज़। अब सरकार लैंड रिफॉर्म लेके आती है, ये बंदा बोलता है मेरे पास तो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये आप कैसे ले आओगे? या सरकार ने ना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, सरकार हाईवे बनाती है, इसकी प्रॉपर्टी से निकल रहा है, बोलता है मैं तो नहीं देता, मेरा तो राइट टू प्रॉपर्टी है, माई लाइक फंडामेंटल राइट है ये तो अब होगी प्रॉब्लम्स। तो इस तरह की प्रॉब्लम से बेसिकली टू फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी की जो सुप्रीमेसी को लेके जो लैक ऑफ क्लैरिटी थी ना, दैट लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसको हम हल्का सा देखें क्या हुआ। तो तो हुआ क्या, सबसे पहले फर्स्ट केस क्या हुआ, चंपकम दोराई राजन केस। वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ठीक है, 1950। यहाँ से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। वो मतलब नॉट प्रॉब्लम शुरू होनी शुरू हुई, एवोल्यूशन शुरू हुआ। कैसे? रिजर्वेशन की पॉलिसी इंडिया में आई तो एक लेडी थी, उसने बोला कि यार आपने आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी दिया हुआ है। ठीक, और उन्होंने क्या बोला कि जो सरकार रिजर्वेशन की मेडिकल कॉलेजेस में जो यूनियन रिजर्वेशन आई थी ना, तो उसने बोला कि यार ये जो राइट टू इक्वालिटी है वो इन्फ्रिंज होता है आर्टिकल 14 का अगर आप रिजर्वेशन लाते हो, तो ये तो नहीं आना चाहिए। अब जो सरकार है, गवर्नमेंट, वो बोलती है कि यार हमें वीकर सेक्शन को वो करना है, अपलिफ्ट करना है, डीपीएसपी में भी हमें बोला गया है, सो दिस इज व्हाई वी आर डूइंग इट। अब जुडिशरी के लिए डिलेमा हो गया। जुडिशरी को लगता है कि अगर तो हम इस लॉ को, ये जो रिजर्वेशन वाला लॉ आया है, इसको रखते हैं तो
इक्वालिटी की बात तो ठीक कर रही है लेडी, अगर हम इसको नहीं रखते तो फिर डीपीएसपीज नहीं इम्प्लीमेंट होते। सो जुडिशरी को लेकिन ये भी पता है कि यार हमारा प्राइम गोल तो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, एटलीस्ट उस समय तो ऐसा ही लग रहा है उसको। तो जुडिशरी ना इन अ वे का क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन करती है एक चीज़ की। वो क्या बोलती है, बोलती है कि यार आर्टिकल 13 में ना ये लिखा हुआ है कि कोई भी लॉ ऐसा नहीं आएगा जो फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज करे, ठीक। लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ना लॉ नहीं मानते। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, ये एक सुपीरियर एक्टिविटी है, इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी लॉ। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि आप एक काम करो, सरकार को बोलते हैं कि आप रिजर्वेशन है ना जो, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ही डाल दो, ठीक। फिर हुआ था ना आर्टिकल 15 में क्लॉज ए डल गया था, ठीक। तो क्या किया कि आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आप इसमें डाल दो। नाउ व्हेन एनीबडी विल से कि रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, तो हम बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही है, लुक एट आर्टिकल 15A। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई और इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक तरीका निकल आया। सिमिलरली फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही 9th शेड्यूल भी ऐड कर दिया गया था, जिसमें लिखा था कि कोई भी लॉ अगर उसको हम 9th शेड्यूल में डाल देते हैं तो फिर वो जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड होगा, ठीक है। इट विल बी बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू, ठीक। जिसको 2007 में इस चीज़ को अगेन रूल आउट कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं एग्जिस्ट करता कोलो केस में। खैर, सबसे पहला ये हुआ। दूसरी चीज़ अब हमारे पास में क्या आ गई इसके बाद में, शंकरी प्रसाद केस। ये सब आपको ना, ये मैं लक्ष्मीकांत लेवल का ही बता रहा हूँ आपको, जस्ट थोड़ा सा रिव्यू करने के लिए, रिव्यू देने के लिए। शंकरी प्रसाद केस में क्या होता है, 1951 में जुडिशरी बोलती है कि पहली बार किसी ने ना चैलेंज किया पार्लियामेंट का स्कोप, कि क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को का कुछ भी चेंज कर सकता है। तो जुडिशरी बोलती है कि हाँ, पार्लियामेंट के ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं है, वो कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज कर सकता है। अभी जुडिशरी को खुद ही नहीं पता था कि यार अभी आगे जाके वो अपना ये वाला स्टैंड चेंज करने वाले हैं। फिर आ गया गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस 1967 में जब आया तो उसने लेकिन उल्टी चीज़ बोली बिल्कुल। कहते यार पहले हमसे गलती हो गई, व्हाट वी वांट टू से इज कि जुडिशरी जो है ना, सॉरी पार्लियामेंट, वो अमेंडमेंट तो कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स को तो वो टच भी नहीं कर सकते, ठीक। तो इसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि ऐसे फिर पार्लियामेंट जो है वो क्या लेके आएगा, चेंजेस कैसे लेके आएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, लोगों का भला कैसे होगा, डीपीएसपीज में कैसे चेंजेस लाएंगे, अगर हम कोई ना कोई लॉ लेके आएंगे तो उससे फंडामेंटल राइट्स तो अब्रिज हो सकते हैं, तो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड करने की पावर होनी चाहिए। बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। फिर उसके बाद में ना पार्लियामेंट अमेंडमेंट लेके आया और अमेंडमेंट लाके उन्होंने चेंजेस लाए आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 368 में, एंड देन सो ऑन। विदाउट गेटिंग इनटू दिस, हम एक फाइनली एक मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि फिर हमारे पास आया एक केस, केशव नंदा भारती केस। ये वो ग्राउंड ब्रेकिंग लैंडमार्क केस है जहाँ पे 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी चेक होनी थी। तो फिर यहाँ पे जुडिशरी ने बोला, जुडिशरी बोलती है कि यार आज तक के जितने मुद्दे थे ना उनको भूल जाओ। आज हम आपको ये बोलते हैं कि पार्लियामेंट है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है, ठीक। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट, बट पार्लियामेंट्स अमेंडमेंट पावर इज सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड तो आप कुछ भी कर सकते हो, बस वो पार्ट नहीं अमेंड कर सकते जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो फंडामेंटल राइट्स भी कर सकते हो। तो कहते हैं कि आज मेरे पास जो केस आया है वो ये आया है कि राइट टू प्रॉपर्टी को क्या पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है। तो बोलते कि हाँ कर सकता है, केशवानंदा भारती की बोलता, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। लेकिन कल को अगर पार्लियामेंट कोई और लॉ चेंज करेगा, मान लो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये नहीं कर सकता
क्यों? क्योंकि हमारे हिसाब से ये पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। बिल्कुल ठीक है। तो फिर उनसे पूछा कि ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा आर्टिकल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट में आता है, कौन सा पार्टिकल पार्टन कौन सा आर्टिकल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो जुडिशरी बोलती कि हम बैठे हैं, हम बताएंगे, आप लॉ लेके पास किया करो, लॉ लेके हमारे पास आ जाओ। जब भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, आप लॉ लेके हमारे पास आ जाओ, हम उसको चेक करेंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कि नहीं है। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट कोई है और उसको ये आपका लॉ जो है उसको वायलेट करता है, तो हम उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं वायलेट करता तो हम बोलेंगे कि यस, यू हैव ऑल द पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके रिसेंट एग्जांपल आप ये देखो, हमने देखा था जुडिशरी में 99th अमेंडमेंट जब आई है तो जुडिशरी ने बोल दिया एनजैक को कि ना, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो एनजैक नहीं चलेगा। जीएसटी जब आया है तो जीएसटी पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हाँ आप टैक्सेशन को कंकरेंट अगर आप बना दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। तो 101st अमेंडमेंट आपकी वैलिड रही। सो हैविंग सेड दैट, अब हो क्या गया, इसका मतलब तो ये हो गया कि अब जब भी कोई लॉ लेके आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल बताएगी कि वो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है कि नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर उसके बाद में भी एक पार्लियामेंट एक लॉ लेके आया, वो बोलता है कि हम वो एक अमेंडमेंट लेके आए कॉन्स्टिट्यूशन की, वो लेके आए कि हम ना कोई लॉ ऐसे लेके आ सकते हैं, 9th शेड्यूल में डाल देंगे उसको, जो लॉ 9th शेड्यूल में लिखा हुआ है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बोलती ना, जो भी लॉ आएगा वो बेसिक स्ट्रक्चर का टेस्ट के लिए इट विल बी सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट, इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जुडिशियल रिव्यू जो है जुडिशियल रिव्यू खुद ही बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए आप कभी ऐसी इम्यूनिटी क्रिएट ही नहीं कर सकते। तो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई प्रताप भानु मेहता सेड दैट जुडिशरी इज अ सेल्फ परपेचुएटिंग इंस्टीट्यूशन। उन्होंने क्या कर दिया, आज अपने आप को लेजिस्लेटर्स के भी ऊपर बिठा दिया कि यार तुम बेटा जो मर्जी लॉ ले आओ, फाइनली वो लॉ कंट्री में इंप्लीमेंट होना या नहीं होना ये तो हम ही बताएंगे। ठीक, तो दिस इज हाउ द एवोल्यूशन टुक प्लेस। ये मैंने छोटा सा एवोल्यूशन आपको इसलिए बताया ताकि आप एनालिसिस समझ सको। मेरा जो पॉलिटिकल साइंस में जो पार्ट शुरू होता है वो तो यहीं से शुरू होता है और सिर्फ 5 मिनट का ही है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का, लेकिन थोड़ा सा रिवाइंड करवा दिया। अब बेसिक स्ट्रक्चर सही है कि नहीं है, ये डॉक्ट्रिन बढ़िया है कि गलत है, इसको लेके भी यहाँ से हम देखते हैं। तो 2 स्कूल ऑफ थॉट है। ठीक, पहला वाला क्या है जो बोलता है कि यार डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है ना, इट्स अ क्विंटेंशियल एग्जांपल ऑफ जुडिशियल overreach. This is over creativity. This is judiciary usurping the power of parliament and assuming itself to be the constituent assembly. यार ये तो आप अपने आप को ना, मतलब जो रिटर्न प्रोविजन है जो क्लियरली लिखा हुआ है उसके बियॉन्ड आप बोल रही, जुडिशरी बोल रही है, हम ध्यान लगा के बताएंगे कि लिखे हुए के पीछे क्या भाव रहा होगा, what must have been the intention behind this article, and then we will see whether a particular constitutional amendment is allowed or not. So that means judiciary is giving preference to metaphysical idea over metaphysical element को आप preference दे रहे हो over written provision. So I find it, वो बोलते हैं कुछ लोग कि I find it टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल ओवररीच। उसके बाद में क्या हो गया, कहते हैं अब ऐसा भी नहीं है कि चलो जी ठीक है आपने ये तो कर दिया, इसके बाद में ना आपने एक एग्जॉस्टिव लिस्ट दे दी, ये लो भाई पार्लियामेंट, ये हमने ना लिस्ट दे दी है, दीज आर दी फीचर्स, हमने एक एक आर्टिकल को अच्छे से देख लिया है, दीज आर दी फीचर्स जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की हमने दे दी। अब इसके हिसाब से तुमने चलना है कि ये लो आर्टिकल 21 जो है ये नहीं आप चेंज करोगे, ठीक है, आर्टिकल मान लो कोई भी लगा लो 15 आप चेंज करोगे एंड देन सो ऑन। ठीक, ऐसा भी नहीं कुछ कर रहे, बोल रहे हैं जब भी लॉ आएगा तब हम केस बाय केस बेसिस पे बताएंगे। सो इस हिसाब से तो मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हैज बिकम अ हैंगिंग स्वॉर्ड किलिंग लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव। सरकार कोई लॉ लेके आएगी, पता लगेगा तुम तलवार गिरा दोगे उसके ऊपर। उसके बाद में एक और चीज जो एक आर्गुमेंट बोला जाता है वो ये बोला जाता है कि जो ये वर्डिक्ट भी थी ना केशव नंदा भारती केस की, ठीक, ये ना
मतलब इवेंचुअली जब ये पास हुई थी तो ये सिंगल वोट से पास हुई थी, एज इन कि 6 जजेस इसके अगेंस्ट में थे, 7 इसकी फेवर में थे, 13 जजेस बैठे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा था। तो बोलते हैं कि बड़ा नैरो मार्जिन से पास हुई हुई ये वो है जो डॉक्ट्रिन है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ओवर आर्चिंग कंसेंसस था इस बात पे। सो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट आपको समझ आ गया, जो बोलता है कि नहीं यार ये इतनी सही चीज़ नहीं है, इससे तो आपने लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स को किले कर दिया। दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो बोलता है कि ना भाई ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ठीक, इसमें ही मैंने आपको एग्जांपल बताया था जिया मोदी का। ठीक है, वो बोलती है कि अनसर्टेन होगी आज की डेट में डेमोक्रेसी, ठीक, हमारी कंट्री में, कि एकदम से पता नहीं कौन सा लॉ है सुप्रीम कोर्ट पास करेगी नहीं करेगी, बट अनसर्टेन डेमोक्रेसी इज एनी डे प्रेफरेबल ओवर सर्टेन अथॉरिटेरियनिज्म। देयर इज, वो बोलती है कि कोई ज़रूरत है ही नहीं एग्जॉस्टिव लिस्ट देने की कि यार ये लो हमने ना एग्जॉस्टिव लिस्ट दे दी और इस हिसाब से आप बेसिक स्ट्रक्चर ये हमने आज बता दिया फॉर वंस एंड ऑल, फाइनली इस हिसाब से अब आप लॉ लेके आया करो। ये तो चीज़ें एवोल्यूशनरी होती हैं, क्या पता 50 साल बाद जुडिशरी को कौन सी चीज़ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लगे, आज शायद ना भी लगे। ठीक, तो बोलते हैं कि हमारी कंट्री में जब ऐसा होने लग गया था ना कि दैट एग्जीक्यूटिव जो है, पार्लियामेंटेरियन जो है, दे काइंड ऑफ स्टार्टेड लाइक you know emasculating the constitution। अगर जुडिशरी, इफ जुडिशरी हैड नॉट कम अप विद समथिंग लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, अब जुडिशरी ऐसा कुछ ना इन्वेंट करती तो हमारी कंट्री would have gone in the wrong direction of bad examples of other third world countries like Pakistan and so many other countries। ठीक, तो अब ना बहुत सही हो गया। अब हमारी कंट्री में कहते हैं कि इतना है कि जो पार्लियामेंट है उसके लिए भी ना एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऐसे सेट हो गई है कि यार कॉन्स्टिट्यूशन को ये नहीं है कि जब मन कर, आपको ना इस चीज़ को समझना है कि अगर ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ना हो तो इंदिरा गांधी जैसे लीडर्स तो कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के ही बाहर फेंके, वो बोले कि यार, और किया भी है उसने। ठीक है, वो जैसे लीडर्स तो ऐसा करें कि यार ये देखो मैं बन गई हूँ प्रधानमंत्री और आज से जो प्राइम मिनिस्टर एक बार इलेक्ट होगा वो अगले 20 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहेगा और ये मैंने लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो अब क्या है, अगर कुछ ऐसा करेंगे कोई भी सरकार करे तो फिर जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी कि यार ये तो लॉ extra unconstitutional है। So this has been the analysis of doctrine of basic structure, that there are people out there who think that there should be exhaustive limit. This is an example of judicial overreach, and more importantly there wasn't an overarching consensus on doctrine of basic structure either. On the other hand, we have like Zia Modi who feel that it's a blessing in disguise। हुआ क्या है आज की डेट में, अगर हम करंट स्टेटस देखें तो धीरे धीरे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ने ना इंडिया का बहुत भला किया है। अब हमारे पास में ना अलग अलग केसेस है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जुडिशरी ने बैठ के ना आराम से बोला कि लिखो भाई सारे आज हम आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं, पर अलग अलग केसेस के थ्रू फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो जुडिशरी ने बताई हैं कि दीज आर द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आज की डेट में हमारा ना एक पॉलिटिकल ढांचा तैयार हो गया है कि यार इंडिया स्ट्रक्चरली दिस इज व्हाट इंडिया स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए कोई ना कोई हमारे पास मोटा मोटा आइडिया तो आ ही गया बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर।